अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, डाइवोर्स के बाद सबसे इमिनेंट इशू जो सामने आता है वो आता है बच्चों की कस्टडी का, और इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो है दोनों फरीकैन अदालत से रिजू करते हैं। जब वो अदालत से रिजू करते हैं तो वो कौन सी कंसिडरेशन है जिसको अदालत मद्देनज़र रखती है इससे पहले कि वो किसी के भी फेवर में बच्चे की चाइल्ड कस्टडी ग्रांट करे। इसी इशू पे अपने आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो चाइल्ड कस्टडी एंड गार्डियनशिप से मुतल्लिका कवानीन हैं उनके बारे में। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली एक आम तासुर ये पाया जाता है कि अगर बाप जो है वो बच्चे का खर्चा नहीं दे रहा है तो उसका ये मेंटेनेंस ना पे करना जो है उसको डिसएंटाइटल कर देता है। क्या कानून इसको रिकग्नाइज करता है या नहीं करता? इसी तरह से एक और तासुर ये भी पाया जाता है कि अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है तो ये भी उसको डिस्क्वालीफाई करेगा अपने बच्चे की कस्टडी जो है क्लेम करने से। इसके ऊपर भी अपने आज के शो में हम बात करेंगे, और ये जनरल मिथ्स जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं हम आपको बताएंगे कि कानून में इनकी क्या जगह है, मोर इम्पॉर्टेंटली प्रैक्टिकली क्या तरीक़ेकार है जो कि आप अपना सकते हैं अपने कस्टडी का केस जो है उसको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए। कौन सी अदालत से आपको रुजू करना ज़रूरी है, किस किस्म के प्रैक्टिकल मसाइल आपके सामने आ सकते हैं और आप उनको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसेंटली जो है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हमने देखा है पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है शेयर्ड पेरेंटिंग का। ये कितना वायबल और कितना इफेक्टिव है इस पर भी गुफ्तगू होगी। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे और उन पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़हद अहमद सिद्दीकी साहब जो कि एक्सपर्ट हैं ऑन चाइल्ड कस्टडी लॉज एज वेल एज बीइंग एन एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। उनके साथ तशरीफ फरमा है बैरिस्टर हमना जैन जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। जी वेलकम सलाम, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। सर, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो आपसे करें, बिकॉज आई नो आपका बड़ा 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्पेसिफिकली इन दिस एरिया ऑफ लॉ। जब हम गार्डियनशिप की बात करते हैं तो वो तो हम सब जानते हैं नेचुरली जो है वो बाप कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर वही बाप जो है वो अपने बच्चे की हिजानत, अपने बच्चे की कस्टडी क्लेम करना चाहे, ठीक है, तो उसको कानून में किन किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है? वो कौन सा एविडेंस प्रूव करेगा, क्या क्या चीज़ें अदालत के सामने लेकर आएगा तो अदालत कहेगी ठीक है हम तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कस्टडी दे देते हैं? कानून में ही नीड्स टू एस्टैब्लिश द वेलफेयर ऑफ माइनर, कि वो वेलफेयर ऑफ माइनर, बच्चे की जो वेलफेयर है वो उसके पास बच्चे की कस्टडी होने में मुज़मिर है, और उसके लिए वो केस बिल्डअप करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। आमतौर पे जो प्रैक्टिस है उसमें वो अनफॉर्चुनेटली कुछ एलिगेशंस वगैरह लगाए जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, वेयर एज आई अंडरस्टैंड कि उनकी ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। आपने अगर बच्चे की कस्टडी क्लेम करनी है तो यू शुड कंसंट्रेट, यानी आप ज़्यादा उसके ऊपर मुर्तकिज़ रहें कि बच्चे की वेलफेयर किससे मुमकिन है आपके पास। बिल्कुल, मतलब अपनी खूबियां ज्यादा बयान करें बनिस्बत दूसरे की खामियों बजाय की। अपनी खूबियां बयान करने के कि उस बच्चे की आप कैसे वेलफेयर इंश्योर कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरी सर, वो भी तो खूबियों में इंक्लूड ही हो गया ना जी साथ साथ। बिल्कुल, वो खूबियों में इंक्लूड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फोकस है वो दूसरे की खामियों पे ज़्यादा हमारे यहाँ किया जाता है। इसीलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, मैं उन कंसेप्शंस को भी आऊंगी, लेकिन देखिए ये तो एक चीज़ है ना बेसिकली वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं अदालतों ने बहुत ज़्यादा जजमेंट्स दी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वेलफेयर बच्चे का इस केस में होगा, इस केस में नहीं होगा। मिसाल के तौर पर लोगों की रहनुमाई के लिए बताएं कि किन केसेस में कंसिडर किया जाएगा कि बाप का जो बच्चे का वेलफेयर इसमें कि वो बाप को दे दिया जाए या किसी भी और दावेदार को, बिकॉज कस्टडी तो कोई भी क्लेम कर सकता है। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कानून में बेतहाशा जजमेंट्स हैं जो कस्टडी के मामलों को डील करती हैं। बच्चे की 7 साल की उम्र से ज़्यादा हो जाए तो बच्चे का हक, यानी कस्टडी का, हिजानत का हक बच्चे का बाप का है, या माँ दूसरी शादी कर ले तो बच्चे की हिजानत तब्दील की जा सकती है, या माँ के आप कहने के करेक्टर को आप असैसिनेट करें, ये एक प्रैक्टिस है लॉन्ग। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बच्चे के लिए दोनों पेरेंट्स की जो है एक्सेस जो है वो दैट इज़ मोर ऑफ इम्पॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं वेलफेयर की, जिस तरह कि आपने खुद फरमाया, जब हम बात करते हैं बच्चे की बेहतरीन मुफाद की, तो उसका तयन जो है वो किस तरह से किया जाता है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अदालतें प्रैक्टिकली अपने सामने रखती हैं देखने के लिए कि हाँ भाई इसी पेरेंट को कस्टडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? उसमें एविडेंस आता है उसमें एविडेंस आता है। सबसे पहले जो बाप की बच्चे के साथ बॉन्डिंग है उसे कंसिडर किया जाता है, बाप का मेंटेनेंस पे किया जाना उसका कंसिडर किया जाता है, बाप के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसकी पर्सनालिटी के, वो कोर्ट्स कंसिडर करती हैं उन्हें। लेकिन इन द लार्जर एंड जो है जो मैंने देखा है जी उसमें ये है कि इवेंचुअली बाप को कस्टडी शिफ्ट नहीं की जाती फॉर वन रीजन नॉट दी अदर। जितनी भी जजमेंट्स हैं वो फोकस इसी चीज़ पे करती हैं कि जी प्रेफरेंशियल राइट जो है वो कस्टडी का माँ का है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये कानून का एक क्रिटिसिज्म भी है जिसमें मैं चाहूंगी आपका भी फीमेल नैरेटिव हम इसके ऊपर लें। बिल्कुल सही कहा सर ने, ठीक है, हम जितने भी केस लॉज देखते हैं मेजॉरिटी का फोकस जो है वो ये है कि वो देखते हैं कि भाई
भाई माँ को दे दिया जाए बेसिकली इसमें। तो आप ये बताएं, इन्होंने तो एक फैक्टर बताया ना, ठीक है, कि बाप क्या एविडेंस पेश करता है इस हवाले से, वेलफेयर का किस तरह से तयन किया जाता है, और क्या क्या फैक्टर्स जो है वो अदालतें देखती हैं। अगर कोई भी दावेदार जाके अदालत से रिजू कर रहा हो कि भाई मुझे कस्टडी दी जाए इसकी, बिकॉज कई दफा हम देखते हैं रिश्तेदार भी करते हैं, ऑर्फन्स बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, माँ बाप नहीं रहते पीछे, तो उनको क्या इस्टेब्लिश करना पड़ेगा? अच्छा देखिए, इसमें लॉ जो है बड़ा क्लियर है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, उसमें सेक्शन 17 ये कहता है कि सबसे पहले बच्चे की एज, कि बच्चे की एज क्या, अगर तो बच्चा बहुत छोटा है, दूध पीता बच्चा है, तो फिर वो नेचुरली उसको कस्टडी माँ को दे दी जाएगी। उसके बाद अच्छा इस्लामिक प्रोविजन है, उसमें ये एज ये इस तरह डिफाइन की गई है कि अगर 7 साल से कम का बेटा है और प्यूबर्टी एज तक जो है बच्ची की प्रेफरेंस, फर्स्ट राइट ऑफ प्रेफरेंस माँ के पास होता है। सेकंड फैक्टर है कि वेदर जो है जो भी गार्डियन है, कस्टोडियन है, वो उसका कैरेक्टर कैसा है। तीसरा आ जाता है रिलीजन के ऊपर। अच्छा, कैरेक्टर की आपने बात की, जिसका सर ने भी बेसिकली हवाला दिया था, कैरेक्टर देखा जाता है, ठीक है, किरदार उसका कैसा है, उसकी मतलब काबिलियत है भी कि नहीं है, जिसके ऊपर ऑब्वियसली उसका पूरा मुद्दा जो है वो होता है। लेकिन ये देखें हम ना, इसमें एक बड़ा इशू आता है प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं अदालतों में, कि ये हो सकता है कि कोई बंदे का बड़ा जैसा भी किरदार हो, उसका एक पर्सनल इशू है, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो बहुत एक अच्छा पेरेंट हो। तो क्या हमारा कानून इसमें एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करता है कि नहीं? देखिए, ये वन ऑफ द फैक्टर्स कंसिडर किया जाता है, और कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, मोस्टली औरतों के ही अगेंस्ट होती है कि जी इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या आप लॉ के अंदर ये बता सकते हैं, इज़ इट ईजी टू एक्चुअली प्रूव कि एडल्ट्री की है औरत ने? अगर तो एडल्ट्री की है तो फिर आप विटनेस लेकर आओ, फिर वो आपके शरिया के मुताबिक जो है विटनेस लाना है, वो एक डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा कि आई थिंक कि इसको कैरेक्टर इटसेल्फ शुड नॉट बी द ओनली ग्राउंड, एंड ये लॉ में सिर्फ कैरेक्टर नहीं देखा जाता, और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, और भी बहुत सारी, जिसके उसकी ये भी देखा जाता है कि बहन भाई जो हैं अगर आप उनको अलग कर देंगे तो वो भी एक तरह की नेगेटिव चीज है। तो आप कोशिश होनी चाहिए इस तरह की आप जजमेंट दें कि सारे बहन भाई जो हैं वो साथ रहें, ठीक है, बेसिकली वेलफेयर और बेनिफिट, वेलफेयर, ठीक है, बिल्कुल मैडम आपका पॉइंट आ गया। लेकिन सर मैं आपकी तरफ आऊंगी इसमें, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हम लोगों को क्लैरिफाई करें, उनको PSL की ड्राफ्टिंग तकरीब जारी है। PSL 7 की ड्राफ्टिंग के लिए 425 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की तरफ से PSL 7 के लिए ड्राफ्टिंग की तकरीब, 425 खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। आप कह लो कि कंसिडरेशन ज़रूर कंसिडर यानी है, लेकिन इसकी वजह से बच्चे की कस्टडी से उसे डिनाई नहीं किया जा सकता लीगली। लेकिन होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरा एक्सपीरियंस आप कह लीजिए जो मैंने देखा है कि हमारी कोर्ट्स जब मेंटेनेंस लगाती हैं तो चूंकि हमारे पास कोई फार्मूला कोई नहीं है, हमारे पास जो जुडिशल सिस्टम है उसमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि मेंटेनेंस कितना लगना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोर्ट्स बाइफ्लेक ऑफ पेन आप एक एग्जॉर्बिटेंट रेट पे मेंटेनेंस लगा देती है, और फिर उसके ऊपर लिटिगेशन शुरू हो जाती है कि जी वो मेंटेनेंस ज़्यादा है, मेंटेनेंस कम है। और साइमल्टेनियसली जब कस्टडी का केस डिसाइड होता है, लाहौर में तकरीबन 30 फैमिली कोर्ट्स हैं, 7 गार्डियन कोर्ट्स हैं, और हर कोर्ट के पास जो कॉज लिस्ट है वो तकरीबन 2200 केसेस की है। एट एन एवरेज तकरीबन लाहौर में 84,000 केसेस पेंडिंग हैं। 84,000 केसेस को अगर आप बाइफरकेट कर लें और उसमें अगर 1/3 भी रखें जो कस्टडी के केसेस हैं, मोर और लेस 25,000 केसेस हैं। 25,000 केसेस में कितने केसेस में आपको कस्टडी शिफ्ट हो रही है? सर उस पर मैं आऊंगी बिल्कुल, और उस पर हम बात करेंगे और क्या मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन मैं आपकी तरफ आऊंगी। हम ना आप ये भी बताएं बेसिकली, बिकॉज मैं चाह रही हूँ शो के जरिए जो इतनी मिसकंसेप्शंस है हमारी सोसाइटी में, जो कानून के हवाले से वो क्लैरिफाई हो। री मैरिज अगर एक औरत करती है, ठीक है, उसकी डाइवोर्स हो गई, वो दूसरी शादी कर लेती है, उसके बाद अगर वो करती है क्लेम, ठीक है, बच्चे की कस्टडी, फर्ज करें कस्टडी इस दौरान बाप के पास हो, ठीक है, तो क्या वो अगेन उसको डिस्क्वालीफाई करेगा? बिकॉज ये भी एक आम तासुर है कि अगर आप री मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, खासतौर पे खवातीन अगर कर लेती हैं तो उनका केस जो कस्टडी का है वो वीक हो जाता है। देखिए नहीं, दिस इज एक्चुअली पहले ये इनिशियल प्रैक्टिस थी, कुछ जजमेंट्स थी, अब रीसेंट जजमेंट से 2018 ऑनवर्ड्स, बल्कि इनफैक्ट उससे पहले भी आई हैं, उसमें ये है कि नॉट नेसेसरली सो री मैरिज इज नॉट ये ग्राउंड नहीं है कि जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जी डिस्क्वालीफाई हो जाओ, क्योंकि देखिए उसमें भी कोर्ट अगेन एक ही चीज़ देखता है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड में अगर तो
माँ ने शादी की है और उसका जो हस्बैंड है, जो न्यू हस्बैंड है उसका सेकंड, उसका रिलीजन डिफरेंट है बच्चे के रिलीजन से, तो स्कूल ऑफ थॉट चेंज हो जाता है। कोर्ट वुड प्रेफर कि फिर गार्डियनशिप किसी और को दे दी जाए, जो उसका बाप हो या नानी हो। इसी तरह अगर बच्ची है और बच्ची के होते हुए माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो कोई ना महरम है, मतलब कि कोई स्ट्रेंजर है बच्ची के लिए, तो प्रेफरेंस ये होगी कोर्ट की कि उसको बाप के पास दे दिया जाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन आई थिंक दो बातें जो आप दोनों ने कही, इन्होंने मेंटेनेंस की चीज़ क्लैरिफाई की, आपने जो है वो रीमैरिज की। ये चीज़ लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि ओपन एंड शट केस नहीं होता, ये सब फैक्टर्स होते हैं जिनको देखा जाता है, और सारे एविडेंस को सामने रखते हुए, गवाहों को सामने रखते हुए फिर एक डिसीजन जो है वो अदालत लेती है। सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मैं इसमें? इसमें ये ऐड करूंगा, सेकंड मैरिज ऑफ ए वुमन कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप कुरान हकीम की सूरह निसा या सूरह बकरा के उसका करें मुतालिया, तो स्टेला बाप है या मदर जिससे सेकंड मैरिज करती हैं, वो ना महरम की कैटेगरी में नहीं आता। ऑब्वियसली एक वक्त में दो बहनों से निकाह नहीं कर सकता। इसी तरह जो आपकी वाइफ की सबका पहली शौहर से औलाद है, वो आपकी महरम कंसिडर होती हैं। और इसी वजह से जो इसका लेटेस्ट ट्रेंड आपको कोर्ट्स का नज़र आ रहा है, उसमें वो कोर्ट्स सेकंड मैरिज ऑफ मदर को डिसएंटाइटलमेंट या डिस्क्वालिफिकेशन कंसिडर नहीं करती। जी सर, हमने फैक्टर्स के बारे में तो बताया लोगों को, लेकिन प्रैक्टिकली बताएं कि लोग जब अगर करना चाहते हैं कस्टडी क्लेम, ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार क्या है, कौन सी अदालत से रिजू करेंगे, क्या वो एक्सपेक्ट करें, कितने टाइम में उनका केस जो है वो हो जाएगा? देखिए, जो सबसे पहले जब आप केस फाइल करेंगे, देन इट हैज़ टू बी फाइल्ड, यानी आप फैमिली कोर्ट में केस फाइल करेंगे, अपने प्लीडिंग्स आप पुट करेंगे, फिर उनका रिटन स्टेटमेंट आएगा, फिर उसके बाद इश्यूज़ फ्रेम होंगे, इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद आपकी एविडेंस वगैरह होगी। लेकिन आम तौर पे जो प्रैक्टिस में नज़र आता है वो ये, एक केस कस्टडी का कम से कम 3 से 5 साल ले जाता है, और एक केस 3 से 5 साल अगर फैमिली कोर्ट ले रहा है, उसके बाद एपेलेट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और फिर इवेंचुअली केस रिमांड हो जाता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो आपको पहले दिन से कंसिडर करना चाहिए कि डिवोर्स और सेपरेशन इज ऑलवेज बिटवीन स्पाउसेस, इट इज़ नेवर बिटवीन पेरेंट्स। अगर बच्चे की आप कस्टडी को क्लेम करना आपकी मर्जी है, अगर आप करते हैं, अगर नहीं करना चाहते हो और आप शेयर्ड पेरेंटिंग में जाते हैं, तो दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू एज वेल एज फॉर द चाइल्ड एज वेल एज फॉर द थर्ड पार्टी जो कि मदर है। बिल्कुल, एंड आल्सो सारे लोग इन्वॉल्व, सारे लोग आई थिंक involved हैं। जजेस को भी बेनिफिट देना चाहिए इसमें, बिकॉज जजेस ने भी तो एक दिन में 6 घंटे में 200 केसेस आप सुनने, ये- और इतनी स्पेशलाइज्ड नेचर इस तरह की केसेस की, ठीक है, इतने इमोशंस जहाँ पे इन्वॉल्व हो, उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। शेयर्ड पेरेंटिंग के बारे में आपने बात की, किस तरह से आप देखती हैं इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व होते हुए पाकिस्तान में, बिकॉज ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा जरा नया कॉन्सेप्ट आया। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ये नया कॉन्सेप्ट हमारे लिए तो बहुत ही, इट्स फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर ये हो जाए इम्प्लीमेंटेशन इसकी शेयर्ड पेरेंटिंग की, तो इट वुड बी वेरी गुड, बिकॉज बच्चा जो होता है ऑलरेडी, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कौन जंग जीत रहा है, ठीक है, इट्स अबाउट द चाइल्ड एट द एंड ऑफ द डे। आप सोसाइटी में अपब्रिंगिंग किसकी कर रहे हो, आप एक क्रिमिनल को तो नहीं बड़ा करना आपने। तो शेयर्ड पेरेंटिंग में यही होगा कि 50-50 अगर विजिटेशन आवर्स हैं, होम विजिट्स हों, बच्चा इक्वली एक्सेस टू बोथ द पेरेंट्स शुड बी इक्वली डन। सो आई थिंक इट विल प्रॉबली टेक सम टाइम, लेकिन ये हो जाएगा इवेंचुअली, बिकॉज अगर दोनों मियाँ बीवी एक फ्रेंडली तरीके से अपनी जो डिवोर्स है उसको आगे लेके चलते हैं, तो फिर उसमें वही बात है कि जैसे सर ने कहा कि ईगो नहीं आ जाए दोनों की। और अगर तो आपकी विजिटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बहुत होता है कि विजिटेशन में नॉन कस्टोडियल पेरेंट को कुछ टाइम दिया जाता है कि वो जाके बच्चे से विजिट करे। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, 2 घंटे आपको दिए जाते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव वीकेंड्स पे दिए जाते हैं, या फिर महीने में एक दफा दिए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो कि मैं चाहूंगी इसमें ऐड करूं, वो ये कि शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट ये कि फिर आप रेजिडेंस में कर रहे हैं ना, ठीक है, घर में अगर बच्चा जाके मिल रहा है अपने बाप से, तो वो जरा ज्यादा कंफर्टेबल होगा, ज्यादा वो बेहतर उनका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, रादर देन के वो हर सैटरडे कोर्ट प्रेमिसेस, जो कि वैसे इतना छोटा सा होता है, वहां पे जाके मिले। लेकिन सर, आपको इस चीज का क्रेडिट जाता है, और मैं चाहूंगी कि हम आपसे ज्यादा लर्न करें इसमें, कि आप वन ऑफ द पायनियर्स थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो किस तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट, मतलब क्या आपका मोटिवेशनल फैक्टर था, बिकॉज एक बड़ी डिफरेंट सी चीज है, हम वेस्टर्न जुरिस्डिक्शंस में इसको देखते हैं कि शेयर्ड पेरेंटिंग हो रही है। ये मोटिवेशनल फैक्टर तो आई थिंक 2009 में मुझे एक मौका मिला फैमिली कोर्ट में जाने। बेसिकली आई वाज अ क्रिमिनल लॉयर, एंड मैंने एक खातून, एक बच्ची देखी थी 12-13 साल की, एंड शी वाज स्कोल्डिंग हर फादर। एट दैट जंक्चर मैंने ये सोचा था कि अगर मेरी वकालत से कोई फ़ायदा हो सका तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ये कोर्ट विजिटेशंस ख़त्म कराऊंगा। बिल्कुल, आप ये देखिए कि जो बच्चा है
एक तरफ तो हम वेलफेयर ऑफ माइनर की बात तो करते हैं। उसको विजिटेशन के लिए फोर्स किया जा रहा था? नहीं, वो द चाइल्ड वाज अबाउट 12 और 13 इयर्स ऑफ एज, और शी वाज अ सब्जेक्ट ऑफ पेरेंटल एलियनेशन सिंड्रोम। बेसिकली उसे मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग, जो कि एक लाजमी अमल है इस सारी लिटिगेशन में। आप बच्चे को यूज़ करते हैं, वन ऑफ द पेरेंट यूज़ करता है बच्चे को एज ए टूल टू टेक वेंजियंस, और दूसरे पेरेंट को चूंकि मिनिमम एक्सेस है, और वो एक्सेस जैसे आप बता रही हैं 2 घंटे की, अभी 2 घंटे तो बहुत आप कह लें कि ज़्यादा टाइम है। अदरवाइज जो छोटे शहर हैं उनमें तो 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट, एंड दैट टू विद इन मैं द लाहौर का हवाला दे लाहौर का रही थी, हवाला दे लाहौर का हवाला रहे दे हैं। रही उसमें जब आप एक्सेस डिनाई कर देते हैं या उसे एक्सेस को रोक देते हैं बच्चे की दूसरे पेरेंट तक, तो जो भी उसे आप फीडबैक देंगे इन द मीन टाइम वो निकाल नहीं सकता। बिल्कुल। और फिर उसकी वजह से वो फिर जैसे आप उसे मोल्ड करते जाएंगे वो वैसे के मोल्ड वैसा होता वो जाएगा। एक्ट करता तो देखिए ना, जाएगा। फिर इफेक्टिवली वो एक पेरेंट की ना सिर्फ पेरेंट से कट ऑफ हो जी। जाता है, उनकी पूरी फैमिली से हो पूरी जाता family से है। cut एंड off ऑल होता है। प्रोबेबिलिटी फादर्स ही होते हैं इस इफेक्ट, बिकॉज कानून एज इट इज तो मदर्स के बहुत ज्यादा फेवर में है उस मैं तरह से। जैसे- सो आई थिंक आप फादर्स को बहुत बड़ा एक फेवर कर रहे हैं कि उनको शेड पेरेंटिंग में एक इक्वल जो है उस पे फुटेज पे लेकर आ रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज मैं इसमें मजीद चाहूंगी कि आप बेसिकली अब बताएं कि कितना इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज कानून में पर से तो इसके बारे में नहीं है, आपने इंट्रोड्यूस करा एक प्रेसिडेंट सेट करके जी। बेसिकली, ठीक है ना, लेकिन लोग कितने अवेयर हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में? देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप है। आप ये कह सकते हो कि छोटे छोटे एक्ट्स हमने किए, जैसे पहले आज से कुछ 10-15 साल पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि विजिटेशन राइट्स के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। तो फर्स्ट जजमेंट 2017 में आई, CLC 1747 2017 में आई, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि नहीं, आप अगर विजिटेशन स्केड्यूल एक दफ़ा बन गया तो उसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है, ऑल्टर भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद 2018 में कोयटा हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि आप 3.5 साल की बच्ची को घर की विजिटेशन दें, कोर्ट प्रेमिसेस इज़ नॉट ए सूटेबल प्लेस फॉर द चाइल्ड। फिर इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल बेंच की एक जजमेंट आ गई 1991, जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि अगर कस्टडी आप एक पेरेंट को देते हैं तो दूसरे पेरेंट को आप इक्वल विजिटेशन राइट्स देंगे। लेकिन इसमें आपका क्रेडिट ये बेसिकली जाता है कि आपने भी उस सजेशन को पुट फॉरवर्ड किया और फिर वहां से जो है जी, बढ़ता जुडिशरी ने चला एक्सेप्ट किया और एक प्रेसिडेंट सेट हुआ। मैडम, Precedent आपकी तरफ मैं आऊंगी। आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को बताएं कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं यू नो बच्चे की, द पर्सन इटसेल्फ की बेसिकली गार्डियनशिप और कस्टडी की, वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी की भी बात करें, बिकॉज ऐसा भी केसेस सामने आते हैं जहाँ पे यू नो गार्डियंस क्लेम कर रहे होते हैं कि हमें बच्चे की प्रॉपर्टी जो है उसका गार्डियन बनाया जाए, तो उसका कानून में तरीकेकार क्या है? अच्छा, इसमें जो है वही गार्डियन एंड वार्ड एक्ट सेक्शन 7 के अंडर जो इसकी प्रॉपर्टी की बात आती है कि गार्डियन प्रॉपर्टी के लिए गार्डियनशिप किस तरह अप्लाई होती है, वो एक सेपरेटली होती है। आप गार्डियनशिप ऑफ पर्सन अप्लाई करते हो चाइल्ड की, साथ में सेपरेट आप एक एप्लीकेशन देते हो जो प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी में मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक बच्चे की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एक कराची में, एक लाहौर में, एक मुल्तान में, तो ये भी हो सकता है कि वो 3 डिफरेंट गार्डियंस अपॉइंट हों फॉर 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और इसमें कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 फैक्टर्स हैं वो ये देखता है कि बच्चे की ऑर्डिनरी रेजिडेंस कहाँ है, और नंबर 2 वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। सो ये दीज आर द 2 थिंग्स। और इसके अलावा सेपरेट गार्डियन भी हो सकता है ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, और सेम भी हो सकता है। तो वो गार्डियन जो आपके बच्चे की देखभाल चाइल्ड की कर रहा है वो प्रॉपर्टी की भी कर सकता और है। ये वो तब तक होगा जब तक ये बच्चा जो है वो मेजर नहीं बन जाता मेजर। basically, अच्छा, ठीक है? इसमें सॉरी मैं एक ऐड करूंगी बात कि ये बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों में कि गार्डियनशिप किस एज तक क्लेम कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। 18 साल से कम आप गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जब आप 18 साल से पहले आप अप्लाई कर देते हो तो फिर आप गार्डियन 21 ईयर्स तक रहते हो। ठीक तो है। ये एक एज ये आपने अच्छा किया, तभी मैंने क्वेश्चन एग्जैक्टली इसीलिए पुट किया था ताकि लोगों को ना क्लैरिटी इस चीज़ के ऊपर आ जाए। सर, आपकी तरफ मैं आऊँगी। शेड पेरेंटिंग का आपने सारा कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन वही वाली बात जिस तरह आप पहले भी कह रहे थे कि केसेस जब से ट्रायल कोर्ट से शुरू होते हैं, एपीलेट कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इतने लंबे टाइम में एट टाइम्स हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली फादर्स को कुछ मिलता ही नहीं है। इतना टाइम भी आपने गुजार दिया, रिलेशनशिप भी आपका खत्म हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है, बच्चा भी आपसे नहीं मिल सका, ठीक है। सो इतने जहाँ पे स्टेक्स इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपको क्या लगता है रिफॉर्म की क्या गुंजाइश है? बिल्कुल रिफॉर्म होनी चाहिए जी, और लेकिन रिफॉर्म्स आपकी सोसाइटी को एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी उठाना पड़ेगा, और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। आपको ऐसा करिकुलम डेवलप करना पड़ेगा जो आपकी जुडिशरी के जो मौजूद जज साहिबान अपॉइंट होते हैं फैमिली कोर्ट्स के जजेस के तौर पे, उन्हें आप ट्रेनिंग इम्पार्ट कर सकें। आपको लॉ के अंदर थोड़ी सी रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, कुछ न्यू सेक्शंस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिसके बाद आपके पास एज ए मैटर ऑफ राइट, आप राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप एक्सेस दें बच्चे को। अगर बच्चे को एक्सेस मिल जाए, देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कस्टडी के केस में आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस स्वाय आप एक दूसरे को मडस्लिंग करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें वेलफेयर ऑफ माइनर पिन्हा मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि 2018 में अगर एक केस फाइल हुआ है तो 2021 में आप
आप जाके उसकी वेलफेयर को डिटरमिन करेंगे माँ या बाप के किरदार कशी करके। और तब तक उसका सारा कनेक्शन कट हो जाता है फैमिली के साथ बेसिकली, और जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट है, और इसमें अनफॉर्चुनेटली फादर्स ही ज्यादा सफर करते हैं। सर, जुडिशियल रिफॉर्म के अलावा आपको लगता है और कहाँ पे तब्दीली की जरूरत है, इस तरह से कि हम ये टाइम स्पैन जो है वो कम करते हैं? बिकॉज देखिए जितना लंबा ये टाइम स्पैन रहेगा, बच्चा भी तो डिप्राइव हो रहा है ना अपने एक पेरेंट से मिलने से, ठीक है? तो उस टाइम स्पैन को हम किस तरह से कम कर सकते हैं? उसमें तो आप देखिए, आप सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले कर सकते हैं वो तो आपकी जुडिशरी ही कर सकती है, या फिर आपकी जो पार्लियामेंट है वो अगर एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करती हैं सेक्शन 12 जैसे कि जो डील करता है जनरल परसेप्शन, ये कि सेक्शन 12 के तहत इंटरिम कस्टडी डिटरमिन होती है, आप सेक्शन 12 के साथ एक और सेक्शन ऐड कर दीजिए। आप एज वाइज बच्चे की जितनी एज है उसके मुताबिक एक रीजनेबल सा स्केड्यूल के केसेस में होता है कि 6 मंथ्स का जो है वो एक टाइम पीरियड होना चाहिए बिल्कुल, जैसे तो एक टाइम लाइन जो है वो आप दे दें और उसके साथ इंश्योर करें कि लोग कंप्लाई भी करें। आपकी तरफ आऊंगी एम्बेसडर साहिबा, कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द शो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिचुएशंस अराइज करती हैं जो कि मैं चाहूंगी आप एड्रेस करें हमारे प्रोग्राम के जरिए, जो लोगों को बताएं। वो ये कि बहुत सारे इंस्टेंसेस में हम ये देखते हैं कि जो है माएँ उनसे उनके बच्चे ले लिए जाते हैं, ठीक है? अगर उनको घर से निकाल दिया जाए, बाप जो है वो बच्चों की कस्टडी अपने पास रख ले और बच्चे बहुत छोटे हों, ठीक है, वो माँ के बगैर ना रह सकते हों, तो माँ फौरी तौर पे क्या कानूनी एक्शन ले सकती है बच्चे को वापस अपनी कस्टडी में लाने के लिए? देखें, दो इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि सेक्शन 491 जो आप सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का लगाओ, वो होता है हेबियस कॉर्पस का पिटिशन। उसका मतलब ये हेबियस कॉर्पस का कि टू हैव हिज बॉडी, इसका मतलब कि बच्चा अगर फॉर एग्जांपल उसकी कस्टडी माँ के पास है और कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया माँ की कस्टडी, तो बच्चा बाप लेके चला जाता है, तो बाप के माँ जा सकती है कोर्ट में और कह सकती है कि जी बच्चा फॉर एग्जांपल दूध पीता बच्चा था, अर्जेंसी थी, अर्जेंसी शो करना बहुत ज़रूरी है इस पिटिशन में, अदरवाइज जो है आप उसको फिर जस्टिफाई नहीं कर सकते। और ये बहुत जल्दी हो जाता है, लोगों को बताने की ज़रूरत ये है कि बेसिकली विद इन डेज हो जाता है, इसमें आपको विटनेसेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और फिर जितना दौरानिया आपके केस का होता है, जितना भी टाइम है, फिर वो बच्चा जो वो माँ के पास ही रहता है। बिल्कुल, क्योंकि ये समरी प्रोसीजर होता है और ये जितना जल्द से जल्द हो। अगर तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा माफ 2 से 4 महीने बाद चली गई कि जी मुझे हेबियस कॉर्पस का पिटिशन, तो वो कहेंगे जी आपको पहले याद नहीं, आप गार्डियन वार्ड एक्ट में जाएं। इसके साथ साथ ये एक रेमेडी है जो कि आपकी इमीडिएट रेमेडी है, लेकिन ये आपको राइट्स किसी पेरेंट को देती नहीं है। सो राइट ऑफ गार्डियनशिप जो है वो सेक्शन 25 के अंडर ही आता है, जो कि परमानेंट राइट होता है कि फॉर एग्जांपल एक ऑलरेडी अपॉइंटेड मदर है, उसे उसका बच्चा छीन लिया जाता है, तो वो ये कहती है छीना या बाप के पास भी चला गया, तो वो कोर्ट के पास जाएगी, वो कहेगी जी बच्चा मुझे वापस करें, मैं एक परमानेंट जो थी इसकी वही वाली बात आप इस तरह कह रही कि टेम्पररी है कि मतलब जिस टाइम के लिए उसका केस होगा उस टाइम की हद तक जो है वो बच्चा उसके पास रहेगा। एंड आई थिंक जहाँ पे छोटे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे ये इश्यूज जो है वो ज्यादा राइज करते हैं। मैटर ऑफ अर्जेंसी होता है। अगर फॉर एग्जांपल बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर अगर बच्ची है और वो बहुत ज्यादा उस तरह के एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती, इमोशनली बहुत ज्यादा बच्ची अटैच्ड है, या बच्चा उस केस सिनेरियो में भी हो सकता है, या बाप थोड़ा अब्यूजिव है या प्रॉब्ली अनफिट है, तो उस चीज के ऊपर भी ये अप्लाई आप कर सकते हो। बिल्कुल। बैरिस्टर साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच फहद साहब, थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहिबा, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला इन यू चोज टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो। जी नाजरीन, आपने आज का हमारा शो देखा जिसमें हमने बेसिकली बात की पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रिवेलिंग कस्टडी एंड गार्डियनशिप के हवाले से मुतल्लिका कवानीन है उसके बारे में हमने आपको बताया एट अ वेरी बेसिक लेवल जो है क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, ख़ासतौर पर जब हम बात करते हैं विजिटेशन राइट्स के हवाले से, किस तरह से उनको डिफ़ाइन किया गया है, वो कौन से इशूज़ हैं जो सामने आते हैं लिटिगेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। इसलिए जहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाए प्लीज़ आप ज़रूर ऑप्ट करें शेयर्ड पेरेंटिंग के लिए, बिकॉज इससे ना सिर्फ आपका एक्सेस अपने बच्चे तक जो है वो इम्प्रूव करेगा, बल्कि बच्चे को भी जो है वो मौका मिलेगा कि वो भी आपकी शफकत, वो भी आपकी मोहब्बत जो है उससे महरूम ना हो। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते तक के लिए अपनी मेज़बान फातिमा शाहीन को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।